नमस्कार, हिंदी लर्निंग चैनल पर आपका स्वागत है। आज आशमा महाजन हिंदी लर्निंग चैनल पर लेकर आई है क्लास 10 कोर्स ए के स्टूडेंट्स के लिए बोर्ड पैटर्न पर आधारित सैंपल पेपर विद आंसर की। जी हाँ, प्री बोर्ड जिनके भी एग्जाम अभी स्कूल्स में नहीं हुए हैं वो बच्चे फटाफट से इस प्री बोर्ड को सॉल्व कर लें रिवीजन करने के लिए। ठीक है, अगर आपको लगता है कि हमें पूरी हिंदी का सिलेबस रट गया है तो चलिए इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन दबाए बिना बिल्कुल मत जाना और शेयर किए बिना बिल्कुल मत जाना। लिंक आपको मिलेगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में क्लास 10 की पूरी प्लेलिस्ट का। तो आइए प्री बोर्ड परीक्षा का ये सैंपल पेपर शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके सामने बच्चों इंस्ट्रक्शंस आएंगे, उन इंस्ट्रक्शंस को आप ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। खंड अ में सबसे पहला प्रश्न आपके सामने 5 नंबर का आएगा गद्यांश का। तो गद्यांश को सबसे पहले ध्यानपूर्वक आपको पढ़ना है, उसके बाद प्रश्न उत्तर पढ़ने हैं, उसके बाद फिर से गद्यांश को पढ़ना है। तो पहला क्वेश्चन है, कर्म करने वाले को फल ना मिलने पर भी पछतावा नहीं होता, क्यों? मैं आंसर बता रही हूं आपको, फटाफट से आप आंसर टिक कर लीजिए। बी, प्रयत्न ना करने का भी पश्चाताप नहीं होता। घर के बीमार सदस्य का उदाहरण क्यों दिया गया है? तो सेवा के संतोष के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। कथन ए और कारण आर को पढ़कर उपयुक्त विकल्प चुनने हैं आपको। कथन ए दिया, जो काम करने में आनंद पाता है वह कर्मण्य है। कारण आर बताया गया है वह दूसरों से काम करवाता है। तो डी इसका सही ऑप्शन है। कथन ए सही है किंतु कारण आर कथन ए की सही व्याख्या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्मवीर का सुख क्या है? इस कथन के पक्ष में निम्नलिखित में से कौन सा तर्क सही है? तो अत्याचार का दमन, कर्म करते रहना, कर्म करने से प्राप्त संतोष। तो कौन सा तर्क आर्ग्यूमेंट कौन सा सही है इसमें? तो तीसरा, यानी कि कर्म करने से प्राप्त संतोष, ये सही है। ओके, तो कर्मवीर का सुख इस कथन के पक्ष में आपका ऑप्शन नंबर सी 3 सही है, थर्ड सही है। ओके, उपर्युक्त गद्यांश में गीता के किस उपदेश की ओर संकेत है? तो फटाफट से आपको पता ही है गीता का उपदेश है कर्म करे फल की चिंता नहीं। तो डी ऑप्शन पे टिक करेंगे आप। उसके बाद आपसे दूसरा प्रश्न पूछा जाएगा काव्यांश का। काव्यांश को समझना है पहले ध्यानपूर्वक, फिर उसके क्वेश्चन आंसर रीड करने हैं, उसके बाद काव्यांश की एक एक लाइन को दोबारा से रीड करना है, तभी जाके आप का उत्तर दे पाएंगे। देह या मन को नमन करूं मैं, इस पंक्ति में देह और मन से कवि का क्या तात्पर्य है? तो आप इसका उत्तर क्या देंगे? इसका उत्तर रहेगा बी ऑप्शन, देह भारत का मानचित्र है, मन यहां रहने वाले लोग हैं। अगला प्रश्न है, कवि के अनुसार भारत कैसा लोक है? तो बी ऑप्शन सही ऑप्शन है, जहां स्वतंत्र मनुष्य का मान है। ओके, ग ऑप्शन है, कवि नमन करना चाह रहे हैं किसे? तो कवि धरती नभ और वन को। सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न, कथन ए और कारण आर पर विचार करते हुए सही विकल्प चुनना है। तो कथन ए दिया गया है, कवि विश्व बंधुत्व वाले भारत को नमन करना चाहता है। कारण आर, इसके कारण प्रेम और विकास को गति मिलती है। तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? सी ऑप्शन, कथन ए व आर सही है और कथन ए आर की सही व्याख्या है। भारत सभी रहस्यों का ज्ञाता है, कविता की किस पंक्ति का यह आशय है? तो सी ऑप्शन, वेदों का ज्ञाता निगूढ़ताओं का चिर ज्ञानी है। प्रश्न 3, निर्देशानुसार अब आपके व्याकरण के प्रश्न शुरू होंगे बच्चों। तो व्याकरण में आपसे जो भी प्रश्न पूछा जाए, हो सकता है कोई टॉपिक ऐसे हैं जैसे अलंकार है, तो अलंकार के कितने भेद होते हैं? शब्दालंकार और अर्थालंकार। तो आपको बोर्ड के प्रश्न पत्र में कोई भी प्रश्न गद्यांश या काव्यांश में अनुप्रास का, रूपक का या किसी का भी पूछा जा सकता है। तो अगर इस प्रश्न पत्र में भी आपको अलंकार के कोई और उदाहरण मिले तो आपको अपनी तैयारी इस प्रकार से करके जानी है कि सारे अलंकार आपको आते हों। ओके, 9th के भी और 10th के भी। प्रश्न 3, निर्देशानुसार रचना के आधार पर वाक्य भेद पर आधारित 5 बहुविकल्पीय प्रश्नों में से किन्हीं 4 के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न, उनको पूरा विश्वास था कि ठाकुर साहब मेंबर बन जाएंगे, इस वाक्य का सरल वाक्य क्या होगा? पहली ऑप्शन है, उनका पूरा विश्वास ठाकुर साहब मेंबर बनने पर था, बिल्कुल गलत। उनका विश्वास था ठाकुर साहब के मेंबर बनने का, बिल्कुल गलत। ठाकुर साहब के मेंबर बनने का उन्हें पूरा विश्वास था, सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। टिक कर लेंगे फटाफट से।
जो अपने भाई साहब से मिलने आए हैं उन्हें मैं जानता भी नहीं। इस मिश्रित वाक्य का संयुक्त वाक्य आपको बनाना है। तो हो सकता है संयुक्त वाक्य में कोई वर्ड आपको खुद भी ऐड करना पड़े। तो बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अपने भाई साहब को मिलने कोई आए हैं और मैं उन्हें नहीं जानता। तो बी ऑप्शन पर टिक करेंगे। आपकी ख का बी ऑप्शन राइट ऑप्शन है। अपने भाई साहब को मिलने कोई आए हैं और मैं उन्हें नहीं जानता। ग, निम्नलिखित वाक्यों में से मिश्र वाक्य का उदाहरण कौन सा है? तो बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। सुभाष पालेकर सीधा साधा किसान है जो अपनी नेचुरल फार्मिंग से कृषि के क्षेत्र में क्रांति ला रहा है। सी ऑप्शन नहीं है, बी है, क्योंकि डलिया में आम है, दूसरे फलों के साथ आम रखें। यह सरल वाक्य है आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित वाक्यों में संयुक्त वाक्य पहचान कर नीचे दिए गए विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर वाला विकल्प चुनकर लिखिए। अनुशासन में रहो या बाहर चले जाओ। सड़क पर शोर होने के कारण सब बाहर भागे थे। ये तो सरल है। विवाह में अरुण और वरुण जाएंगे। ये भी सरल है। मैं चलचित्र देखने जाता था पर जा ना सका। तो पहला और चौथा, यानी कि सी ऑप्शन में जहां 3 और 4 लिखा है वहां 3 की जगह 1 आना है। 1 और 4 सही है। ओके, 1 और 4 सही है, तो वहां पर 3 की जगह बस 1 आ जाएगा। तो सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। कॉलम 1 को कॉलम 2 से सुमेलित कीजिए। सही विकल्प का चयन कीजिए। कॉलम 1, वह आदमी कहां गया जो सफेद पैंट पहने हुए था? तो वह आदमी कहां गया जो सफेद पैंट, तो पहले को तो तीसरे से मिला देंगे मिश्र वाक्य। आप परिश्रम करें और सफलता पाएं, संयुक्त वाक्य से मिला देंगे। सेकंड का फर्स्ट, प्लेट नीचे गिरकर टूट गई, तो सेकंड, यानी कि ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4, वाच्य पर आधारित 5 बहुविकल्पीय प्रश्नों में से किन्हीं 4 के उत्तर आपको देने हैं। पहला प्रश्न है कर्म वाच्य में बदलना है, आप लिख नहीं सकते, तो बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। आपसे लिखा नहीं जा सकता। ओके, आइए चला जाए, वाक्य में कौन सा वाच्य है? भाववाच्य, यानी कि सी ऑप्शन। निष्ठावान कर्मयोगियों द्वारा ही सदा ऐसे काम किए जाते हैं। द्वारा लगा हुआ है तो कर्मवाच्य सोचना ही नहीं है। सी ऑप्शन पे टिक कर देंगे जाके। भाववाच्य का उदाहरण इसमें छांटना है तो सिर्फ कौन सा ऑप्शन आपका सही है? 2 ऑप्शन, यानी कि बी ऑप्शन 2 सही है। रोगी बिस्तर से उठ नहीं सकता। बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़िए। कॉलम 1 को कॉलम 2 से सुमेलित कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसके अनुसार उन ठगों द्वारा हम ठग लिए गए, द्वारा लगा हुआ है तो कर्मवाच्य हो गया। पहले को तीसरे से मिला दिया। दीपा गजल गा रही थी तो सेकंड को 1 से मिला दिया। बच्चों से पढ़ा नहीं जाता, भाववाच्य से मिला दिया। तो ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ओके, चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 5 आ गया, पद परिचय पे आधारित। अब पद परिचय पे आधारित प्रश्न है आपके सामने, जिसमें पहला प्रश्न दे दिया गया है आपको। पहला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है? भूषण वीर रस के कविते रेखांकित पद का परिचय बताइए। तो भूषण को अंडरलाइन कर दिया गया है। तो संज्ञा है, व्यक्तिवाचक है, पुल्लिंग है, एकवचन है, क्रिया का कर्ता, यानी कि डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ओके, हिंदुस्तान वे सब कुछ है जो आपने समझ रखा है। तो बी ऑप्शन आएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम, बहुवचन, कर्ता कारक। यह पुस्तक किसकी है? रेखांकित पद का परिचय बताना है। रेखांकित वर्ड है यह, तो आप क्या करेंगे? बी ऑप्शन पर टिक करेंगे। सार्वनामिक विशेषण, एकवचन, स्त्रीलिंग, विशेष्य, पुस्तक। सुलोचना की नई फिल्म आई और वे चले फिल्म देखने। रेखांकित पद का परिचय बताना है, और को अंडरलाइन कर दिया। सी ऑप्शन पे डी ऑप्शन पे टिक करेंगे। अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय। नेताजी की उस मूर्ति पर टूटा चश्मा लगा था को अंडरलाइन कर दिया। पद का परिचय बताना है आपको, तो क्या करेंगे इसमें? अब बच्चा ये पूछेगा अकर्मक है कि सकर्मक है, तो यहां पर ए ऑप्शन सही रहेगी। अकर्मक क्रिया, कर्तृवाच्य, भूतकाल, पुल्लिंग है और एक वचन है। चश्मा पुल्लिंग है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, निर्देशानुसार अलंकार पर आधारित 5 बहुविकल्पीय प्रश्नों में से किन्हीं 4 के उत्तर देने हैं। मंगन को देखी पट देत बार बार में अलंकार कौन सा है? तो पहला ऑप्शन रहेगा आपका श्लेष अलंकार। ठीक है, तो श्लेष अलंकार, बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। उसके बाद अगला प्रश्न है आपके सामने, सो जनु हमरे ही माथे काड़ा में निहित अलंकार कौन सा है? जनु लगा हुआ है तो परीक्षा अलंकार पे टिक करेंगे। मधुप गुनगुनाकर कह जाता पंक्ति में अलंकार कौन सा है? रूपक। मधुप मन रूपी, ठीक है, भवरा, तो रूपक अलंकार पे टिक करेंगे। निम्नलिखित में मानवीकरण अलंकार कौन सा है? ए ऑप्शन, फूल हंसे कलिया मुस्काई। मदन महीब यू को बालक बसंताही, प्राथी जगावत गुलाब चटकारी दे, पंक्ति में अलंकार कौन सा है? तो डी ऑप्शन है, रूपक अलंकार। डी ऑप्शन पे टिक करेंगे, रूपक अलंकार पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछा गया है, हालदार साहब को यह बात समझ में आई कि ए ऑप्शन,
एक चश्मे वाला है जिसका नाम कैप्टन है। चश्मे वाले को यह बात बुरी लगती थी कि सी ऑप्शन, नेताजी की मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं था। कस्बे की हृदय स्थली में सुभाष की प्रतिमा अवश्य ही प्रतिष्ठापित होगी। हृदय स्थली से आशय है, अब हृदय स्थली से आशय है चौराहा, चौराहा पे टिक करेंगे, ए ऑप्शन चौराहा। पहले में ए पे टिक किया, दूसरे में सी पे टिक किया, तीसरे में फिर से ए पे टिक किया। नेक्स्ट, लेखक स्वयं प्रकाश द्वारा लिखित नेताजी का चश्मा नामक पाठ का उद्देश्य इनमें से क्या हो सकता है? बी ऑप्शन, कैप्टन चश्मे वाले के माध्यम से देश के करोड़ों नागरिकों की देशभक्ति और उनके योगदान को रेखांकित करना। नेक्स्ट, नेताजी का चश्मा नामक पाठ में देशभक्तों का अनादर करने वाले पात्र कौन है? पानवाला। क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों, क्षितिज के गद्य पाठों के आधार पे 2 प्रश्न पूछने हैं, दोनों ही करने हैं आपको। लखनवी अंदाज पाठ में एब्स्ट्रैक्ट शब्द का क्या अर्थ है? जिसका भौतिक अस्तित्व ना हो। एक कहानी, ये भी पाठ में झूठी शान दिखाना और दिखावा करना कैसा है? गलत कथन बताना है, अच्छे व्यक्तित्व का परिचायक है। निम्नलिखित, दोनों में ए ऑप्शन आंसर है आपके, ओके। निम्नलिखित पठित पद्यांश पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर लिखने हैं। काव्यांश में किस किस के मध्य संवाद हो रहा है? बी ऑप्शन, लक्ष्मण परशुराम। निम्नलिखित पंक्तियों में किस पंक्ति से परशुराम क्रोधित हुए थे? बी ऑप्शन, छुअत टूट रघुपति न दोसु, मुनि बिनु काज करिए रत कतरोसु। यहां किस धनुष के बारे में बात की जा रही है? सी ऑप्शन, शिवजी के धनुष के बारे में। लक्ष्मण ने सभी धनुषों को कैसा बताया? ए ऑप्शन, समान। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, इस पंक्ति के द्वारा किसके स्वभाव का परिचय दिया गया? ए ऑप्शन, परशुराम के। आगे बढ़ते हैं, पाठ्यपुस्तक में निर्धारित कविताओं के आधार पर निम्नलिखित 2 प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर आपको लिखने हैं। संगतकार कविता में वह अपनी गूंज मिलाता आया है प्राचीन काल से का आशय स्पष्ट करना है, तो सी ऑप्शन, संगतकार मुख्य गायक के स्वर में अपने स्वर का सहयोग प्राचीन काल से देता चला आया है। हवा फसल को क्या सिखाती है? सी ऑप्शन, थिरकना। खंड ब की तरफ आगे बढ़ती हूं, वर्णात्मक प्रश्न। प्रश्न 11, गद्य पाठों के आधार पर निम्नलिखित 4 प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं 25 से 30 शब्दों में। लखनवी अंदाज को रोचक कहानी बनाने वाली 2 बातें लिखनी है, तो आप लिखेंगे लखनवी अंदाज पतनशील सामंती वर्ग पर कटाक्ष करने वाली रचना है। इसमें लेखक ने आत्मकथात्मक शैली का प्रयोग करके नवाबों के दिखावटी अंदाज का वर्णन किया है, जो वास्तविकता से संबंध रखता है। आज के समाज में दिखावटी संस्कृति को देखा जा सकता है, ओके। लेखिका ने ऐसा क्यों कहा कि कॉलेज के दिन मूल्यों के मंचन के दिन थे? तो आप लिखेंगे कॉलेज जाने से पहले तो लेखिका दुनिया, परिवार, पड़ोस तथा मोहल्ले तक ही सीमित थी, है ना। लेकिन जब यह दायरा पार करके उसने कॉलेज में प्रेमचंद, अगे, जैनेन्द्र, यशपाल, भगवती चरण वर्मा आदि के लेखों एवं रचनाओं को पढ़ा, तो उसे लगा जैसे उसके नैतिक मूल्यों एवं सामाजिक मूल्यों में परिवर्तन होना चाहिए। इसलिए लेखिका ने कहा कि वे दिन मूल्यों के मंचन के दिन थे, यानी कि उसके नैतिक मूल्यों में जो परिवर्तन आना था उसके दिन थे वो, ठीक है, जो भी उसने नैतिकता की बातें सीखनी थी। बिस्मिल्लाह खां काशी क्यों नहीं छोड़ना चाहते थे? कोई 2 कारण आपको लिखने हैं। तो बिस्मिल्लाह खां अनेक कारणों से काशी नहीं छोड़ना चाहते थे, आप बहुत सारे कारण है, कोई भी 2 कारण लिख दीजिएगा। एक तो इसमें से गंगा नदी थी जिसके बिना बिस्मिल्लाह खां रह नहीं सकते थे, और दूसरा उनके पूर्वज वर्षों से वहां शहनाई बजाते रहते थे, वो ये परंपरा तोड़ना नहीं चाहते थे। सभ्यता और संस्कृति खतरे में कब होती है? तो सब बच्चों को पता ही होगा कि लेखक के अनुसार सभ्यता और संस्कृति तब खतरे में पड़ जाती है जब किसी जाति अथवा देश पर अन्य लोगों की ओर से विनाशकारी आक्रमण होता है। हिटलर के आक्रमण के कारण मानव संस्कृति खतरे में पड़ गई थी। धर्म, संप्रदाय, वर्ण व्यवस्था आदि के नाम पर होने वाले दंगों से भी सभ्यता और संस्कृति खतरे में पड़ जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और पद्यांश के आधार पर प्रश्नों के उत्तर देखते हैं क्या हैं। कविताओं के आधार पर आपको 4 प्रश्नों में से 3 प्रश्नों के उत्तर 25 से 30 शब्दों में देने हैं बच्चों। पहला प्रश्न आपके सामने, कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया है? तो आप लिख सकते हैं 2 उदाहरण। गोपियों के हृदय में श्री कृष्ण के प्रति अगाध प्रेम था, उन्हें सिवाय श्री कृष्ण के कुछ और तो सूझता ही नहीं था, तो वह उनकी रूप माधुरी में इस प्रकार उलझी हुई थी जिस प्रकार चींटी गुड़ पर आसक्त होती है, ठीक है। जब एक बार चींटी गुड़ से चिपट जाती है तो आपको पता है फिर वो वहां से कभी नहीं छूट पाती, वे उसके लगाव में वही अपना जीवन त्याग देती है। तो गोपियों को भी ऐसा प्रतीत होता था कि उनका मन श्री कृष्ण के साथ ही मथुरा चला गया। वह हारिल पक्षी के तिनके के समान मन, वचन और कर्म से उनसे जुड़ी हुई थी।
उनकी प्रेम की अनन्यता ऐसी थी कि रात दिन सोते जागते हुए उन्हें ही याद करती रहती थी। भरी सभा में लक्ष्मण के सम्मुख परशुराम अपनी वीरता का बखान किस प्रकार करते हैं? तो वही कि लक्ष्मण द्वारा भड़काने पे परशुराम जो थे वो बड़े गुस्से में आ गए थे। क्रोध में भी अपने बाहुबल एवं वीरता का परिचय देते हुए कहते हैं कि वे बाल ब्रह्मचारी हैं। उनका स्वभाव बड़ा क्रोधी है। वह विश्व भर में क्षत्रिय कुल के शत्रु के रूप में प्रसिद्ध हैं। उन्होंने अपनी वीरता एवं बाहुबल से कई बार पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन कर दिया और बार बार ब्राह्मणों को जीता राज्य दान में दे दिया। सहस्त्रबाहु की भुजाओं को भी उन्होंने अपने फरसे से काटा था। नेक्स्ट, आत्मकथ्य कविता के माध्यम से जयशंकर प्रसाद जी के व्यक्तित्व की जो झलक मिलती है उसे अपने शब्दों में लिखना है। तो जयशंकर प्रसाद के बारे में सबसे पहले तो यह बताइएगा कि वो हिंदी के किस युग के प्रवर्तक हैं। तो श्री जयशंकर प्रसाद हिंदी के छायावादी काव्य के प्रवर्तक हैं। उन्होंने इस कविता में अपने व्यक्तित्व की हल्की सी झलक दी है। पहली बात, वे अभावग्रस्त थे, धन संपन्न नहीं थे। वह सामान्य जीवन जीते हुए यथार्थ को स्वीकार करते थे। वे अति विनम्र थे। उन्हें लगता था कि उनके जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं है जो दूसरों को सुख दे सके, इसलिए वे अपनी जीवन कहानी औरों को नहीं सुनाना चाहते थे। और दूसरी बात, वह प्रेमी हृदय थे। उन्हें किसी से प्रेम था पर वे उसके प्रेम को पा नहीं सके। और वे स्वभाव से ऐसे थे कि ना तो अपनी पीड़ा दूसरों के सामने प्रकट करना चाहते थे और ना ही किसी की हंसी उड़ाना चाहते थे। वह दूसरों को अपने छोटे से जीवन की कहानी नहीं सुनाना चाहते थे। वह अपनी पीड़ा को अपने हृदय में समेट कर रखना चाहते थे। फसल कविता द्वारा कवि हमें क्या संदेश देना चाहते हैं? तो कवि का मानना है कि फसल मानव और प्रकृति के सहयोग से लहलहाती है। प्रकृति के अनेक तत्वों का सहयोग ही किसान के परिश्रम को फसल के रूप में उत्पन्न करता है और एक दूसरे के अभाव में फसल कभी भी तैयार नहीं हो सकती। मानव तथा प्रकृति क्या है? एक दूसरे के पूरक हैं। पूरक पाठ्य पुस्तक के पाठों पर आधारित यानी कि कृतिका के पाठों पर आधारित 3 प्रश्नों में से किन्हीं 2 के प्रश्न आपको 50 से 60 शब्दों में लिखने हैं। पहला प्रश्न, माता का अंचल पाठ के आधार पर बच्चों के गरोंदा बनाने तथा ज्योनार तैयार करने की विधियों का संक्षिप्त वर्णन करते हुए इस पाठ में बताइए कि वन्य संस्कृति में भारत के किस स्वरूप की झलक है? तो बता दीजिएगा आप। पैराग्राफ, लेखक की मित्र मंडली ने जो गरोंदा बनाया था उसमें धूल की मेड़ से दीवार बनाई गई और तिनकों का छप्पर, उसमें दातुन के खंबे तथा दिया सलाई की पेटियों के किवाड़ लगाए गए यानी कि दरवाजे। उसके अंदर गड़े के मोहरे की चूल्हा चक्की, दिए की कड़ाही, बाबूजी की पूजा वाली कलछी बनाई गई। घर में पानी का घी, धूल के पिसान और बालू की चीनी से मित्र मंडली भोजन करती थी। सब लोग घर के अंदर पंगत में बैठकर ये भजन जीमते थे। इस प्रकार लेखक ने बच्चों का ये अद्भुत गरोंदा बनाया। और इस उपन्यास में किस भारत के स्वरूप की झलक है? 30 के दशक की ग्रामीण संस्कृति का चित्रण है। नेक्स्ट, जितेन नार्गे ने लेखिका को सिक्किम की प्रकृति, वहां की भौगोलिक स्थिति एवं जनजीवन के बारे में क्या महत्वपूर्ण जानकारियां दी? लिखिए। तो जितेन नार्गे ने लेखिका को सिक्किम के बारे में क्या बताया कि यहाँ का इलाका मैदानी नहीं है, पहाड़ी है। मैदानों की तरह यहाँ का जीवन बहुत ज्यादा सरल नहीं है। यहाँ कोई भी व्यक्ति कोमल नहीं मिलेगा, नाजुक नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ का जीवन बड़ा कठोर है। मैदानी क्षेत्र की तरह यहाँ कोने कोने पे स्कूल नहीं है। नीचे की तराई में 1-2 स्कूल होंगे। बच्चे 3-3.5 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़कर स्कूल पढ़ने जाते हैं। ये बच्चे स्कूल से आकर अपनी माँ के काम में सहायता करते हैं। पशुओं को चराना, पानी भरना, जंगल से लकड़ियों के भारी भारी गट्ठर सिर पर ढोकर लाते हैं। तो सिक्किम की प्रकृति जितनी कोमल, जितनी सुंदर है, वहां की भौगोलिक स्थिति उतनी ही और जनजीवन उतना ही कठोर है। अगला प्रश्न, लेखक और कृतिकार में अंतर बताते हुए लिखें कि किसी भी लेखक के लिए यह प्रश्न कठिन क्यों माना जाता है कि वह क्यों लिखता है। तो लेखक के अनुसार जो साहित्य भीतरी दबाव के कारण लिखा जाए, जिसमें मन की सच्ची छटपटाहट छिपी हो, उसे कहते हैं कृति और उसका रचयिता कहलाता है कृतिकार। इसके विपरीत धन, यश, विवशता आदि की प्रेरणा से लिखा जाने वाला साहित्य लेखन कहलाता है और इस स्थिति में लिखने वाला लेखक कहलाता है। जैसे कि क्लास में हम आपको अनुच्छेद लिखने को दे दें तो आप लेखक हो, कृतिकार नहीं हो। ठीक है, तो किसी भी विषय पर कुछ लिखना वो लेखक के अंतर्मन से जुड़ा होता है, जहां समय समय पर अलग अलग भाव उत्पन्न होते हैं। हर लेखक के मन का स्तर भी अलग होता है, वह भी परिस्थितियों के अनुसार बदलता रहता है। उनकी प्रेरणाएं भिन्न होती हैं, उनकी रुचि अलग होती है, मानसिकता अलग होती है। इसलिए वो जानना है कि वो क्यों लिखता है, ये बहुत ही कठिन प्रश्न है। ठीक है, अब लेखन कौशल है आगे। क्वेश्चन नंबर 14, 3 विषयों में से किसी एक विषय पर 120 शब्दों में एक अनुच्छेद लिखना है और ये संकेत बिंदुओं को ध्यान में रखकर लिखना है।
कुछ भी नहीं लिखते चले जाना। ये सारे संकेत बिंदु बच्चे पढ़ेंगे और इन संकेत बिंदुओं की सहायता से वाक्य बनाकर अपना अनुच्छेद 120 शब्दों में पूरा करना है आपको। कोई भी 3 टॉपिक में से जो अच्छे से आता है उसे आप अटेम्प्ट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 15, किसी एक विषय पर लगभग 100 शब्दों में पत्र लिखना है। तो आपका नाम माया महीशा, आपकी आयु मतदान करने योग्य हो गई है। अगर आपको ये पत्र देखना है तो मेरे चैनल पर अपलोडेड है। दूसरा, आपका नाम सुनंदा सुमित है और अपनी मित्र सहेली को लिखकर बताना आपके स्कूल में 15 अगस्त का दिन कैसे मनाया गया, तो वो आप जिक्र कर सकते हैं। प्रश्न 16, आपका नाम विमला है, विमल है, आप अर्जुन नगर के निवासी हैं। दैनिक समाचार पत्र से पता चला कि आगरा कॉलेज के महिला छात्रावास में वार्डन का पद रिक्त है। उक्त पद हेतु आगरा कॉलेज के प्रमुख को आवेदन भेजने के लिए आपको एक सवृत लेखन तैयार करना है 80 शब्दों में। तो पूरा आप ऊपर से लिखेंगे, नाम है, पिता का नाम, माता का नाम, पता, स्थायी पता, मोबाइल नंबर, दूरभाष नंबर, शैक्षणिक योग्यताएं वार्डन की क्या होती हैं, बीए तक बहुत है, बीए की होगी वार्डन में, ठीक है। तो बीए के जो भी सब्जेक्ट होते हैं वो सारे आप लिख सकते हैं। उसके बाद शैक्षणिक योग्यताएं और लिखनी, शैक्षणिक योग्यताएं लिखने के बाद अन्यतर योग्यताएं लिख सकते हैं। उसका अनुभव लिख सकते हैं कि उसे कहां कहां का अनुभव है, ठीक है। और इसके अलावा कार्योत्तर गतिविधियां लिख सकते हैं। लास्ट में भवदीय क ख ग करके एंड कर सकते हैं। बैंक के प्रबंधक को ईमेल लिखना है, आपका नाम विधि वेदांत है, कैनरा बैंक मयूर विहार में आपका खाता है, चेकबुक खत्म हो गई है, चेकबुक नई बनाने के लिए एक ईमेल लिखना है। तो आप ईमेल लिख सकते हैं, पूरा ईमेल का फॉर्मेट लिखेंगे, बॉक्स बनाएंगे, फिर लिखेंगे, महोदय सविनय निवेदन है कि मेरा खाता जो है वो कैनरा बैंक मयूर विहार इस क्षेत्र में है और कुछ दिनों से मेरी चेकबुक संख्या ये वाली वो खत्म हो गई है और मैंने ये मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगा, वैसे वहां पर देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 17, आप सिलाई मशीन बेचना चाहते हैं, उससे संबंधित सिलाई मशीन का विज्ञापन लिखना है। तो क्या करना है आपको, ऊपर लिख दीजिए, पहले तो बॉक्स बना लीजिए, उसके अंदर लिख दीजिए कोई भी जैसे स्लोगन टाइप, हर प्रकार की सिलाई कढ़ाई अब हुई आसान, ध्यान रखो बस, कोई भी नाम सिलाई मशीन का लेकर, रुचिका मशीन का नाम। तो बड़ा बड़ा आप अपनी सिलाई मशीन का नाम लिख सकते हैं, उसकी विशेषताएं लिख सकते हैं, सस्ती है, टिकाऊ है, अत्यंत मजबूत है, साइड पे सिलाई मशीन बना सकते हैं, संपर्क करें नीचे लिखेंगे, दूरभाष नंबर लिखेंगे, कंप्लीट हो गया आपका और आपको फ्री के नंबर मिल गए 4। अगर आपको देखना हो, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा विज्ञापन लेखन का, उसमें आपको ये एग्जाम्पल मिल जाएगा। आप आकांक्षा अनुराग हैं, अपनी कक्षा के प्रतिनिधि के रूप में सभी सहपाठियों को आगामी बोर्ड की परीक्षा के लिए शुभकामना संदेश लिखना है। तो कुछ नहीं करना, शुभकामना संदेश पहले तो उसका प्रारूप ही अच्छे से लिखिए, ऊपर शुभकामना संदेश लिखिए बड़ा बड़ा, साइड में दिनांक लिखेंगे, समय लिखेंगे, कितने बजे लिखा है। बाकी आगामी बोर्ड की परीक्षा के लिए कुछ लाइन आपको देखनी हो तो चैनल पर अपलोडेड है, आप देख सकते हैं। तो ये रहा प्री बोर्ड का पेपर आपके सामने। अगर आपने अच्छे से पूरा हिंदी का सिलेबस पढ़ लिया है तो रिवीजन करने के लिए इस पेपर से बेटर पेपर कोई हो नहीं सकता। और भी बहुत सारे पेपर अपलोडेड है मेरे चैनल पर, आप देख सकते हैं। तो प्री बोर्ड की परीक्षा का हिंदी कोर्स ए का पेपर आपको कैसा लगा? बोर्ड की परीक्षा इसी पर आधारित होगी, वाक्य इधर उधर हो सकते हैं, परीक्षा पूरी इसी पैटर्न पर होगी। बच्चों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखने के बाद शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप ऐसा कर दूसरों के साथ ज्ञान का क्या कर रहे हैं, संचार कर रहे हैं। और ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है और संचित करने से वो कम हो जाता है। तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर कीजिए और लाइक का बटन दबाए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। ओके, गुड बाय।